नमस्ते साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हमारी जो क्लासें चल रही हैं वो हमने ये साइकोलॉजी की उत्पत्ति के बारे में बाल विकास के संबंध में जो सबसे बड़ा टॉपिक या यूनिट रहता है हमारा, उसके संबंध में हम चर्चाएं कर रहे हैं बाल विकास के संबंध में। और बाल विकास में हमने चर्चाएं की कई पूरी यूनिट को हम एक साथ में पढ़ रहे हैं उसमें, क्योंकि जितने भी वो भाग हैं बाल विकास के वो इसी यूनिट में, यानी जैसे बाल विकास की उत्पत्ति, बाल विकास किस पे आधारित है, वंशानुक्रम, वातावरण, बाल विकास से, बाल मनोविज्ञान से बाल विकास में किस दृष्टिकोण में आया, ये सारी की सारी बातें उसमें से तय होकर के निकली। उसके बाद में देखिए, बाल विकास के बाद हम बातें कर रहे थे, जैसे हमने पिछली 2 वीडियो में हमने जो मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में बात की। इस वीडियो में हम उन्हीं मनोविज्ञान की शाखाओं में से कुछ चर्चाएं करेंगे जो रही हुई हमारी, और उसके तुरंत बाद जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें रहेगा, उसमें हम विकास की जो अवस्थाएं जो हमारी चल रही थी उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। देखिए, मनोविज्ञान में अगर देखा जाए तो हम मनोविज्ञान की शाखाओं के रूप में जो एक शाखा पढ़ते हैं, मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की जो शाखा है उसकी सबसे बड़ी जो शाखा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। हम उसी के निजी शब्द पे चर्चाएं कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा क्या है, शिक्षा किस रूप में चलती है, शिक्षा को कितने रूपों में रखा जाता है, वो बातें इसी पे आधारित है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम बातें करते हैं तो जितने भी हमारे वर्तमान के जो टॉपिक हैं, जैसे बाल विकास है हमारा सबसे पहले, बाल विकास के बाद हमारा अधिगम का टॉपिक है, अधिगम के बाद हमारा व्यक्तित्व का जो टॉपिक है, उसी के बाद अगर हम देखें तो बुद्धि का जो टॉपिक है, उसके बाद ये तो हमारे बाल विकास में सामान्य टॉपिक है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर करवाए जाते हैं। आप लोगों को भी करवाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाए जाते, क्योंकि आप लोगों का जो स्तर है, अगर एक सामान्य स्तर से उठ करके आप ये चीज़ें अगर सीख लोगे पहले से, तो स्वाभाविक सी बात हम ये आशा और उम्मीद करेंगे कि आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार की और अन्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अक्सर विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है कि विद्यार्थी +2 के बाद या डिग्री के बाद BA BSc के बाद सीधा ही एक अलग रूप में सामना करना पड़ता है, एक अलग विषय के रूप में सामना करना पड़ता है, उसका नाम मनोविज्ञान है। यहाँ आकर के लिए विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही मानी जाती है। अब विद्यार्थी चीज़ नहीं होती है, उसके बारे में जानने का इच्छुक होता है और उन चीज़ों के बारे में बखूबी रूप से जानने का प्रयास करता है। और जब तक मैंने कहा कि जितने भी शिक्षक प्रशिक्षक कोर्स हैं, चाहे वो BSc B.Ed है, चाहे वो BA B.Ed है, चाहे वो B.Ed है, चाहे वो BSTC है, जनरल B.Ed और BSTC, उनके बारे में मैं कहूँ तो आप ये यकीनन मानिए कि साइकोलॉजी के बिना आप किसी भी और अन्य विषयों के अकेले अन्य जो विषय हैं उनके भरोसे सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जितने अन्य विषय हैं योगदान रखते हैं उनसे कहीं ना कहीं प्लस ही योगदान रखने वाला जो विषय है वो मनोविज्ञान। तो हम मनोविज्ञान की ये टॉपिकों को पढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। मनोविज्ञान की शाखाओं के रूप में पढ़ रहे थे, कई शाखाएं मानी जाती हैं। उन शाखाओं में जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम बातें कर रहे थे कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, वो हमने बातें कर ली थी, पिछली वीडियो में कर ली थी, हमने की। उसके बाद में हमारे पास जो आता है वो आता है संगीत मनोविज्ञान। क्या आता है? इसकी शाखाओं के रूप में संगीत मनोविज्ञान। उसके बाद में आता है सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान। उसके बाद में आता है सांस्कृतिक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक
उसके बाद में जो आता है हमारा संचार मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की शाखाओं के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद में आता है औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान कंप्यूटर मनोविज्ञान। ये इस तरीके की जो कई शाखाएं हैं राजनीतिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, इनमें से मुख्य रूप से इन शाखाओं के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। ये जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं के बारे में अगर हम चर्चाएं करते हैं तो साथियों ये शाखाएं अलग अलग रूप में अपने अपने रूप में करती हैं। और उनमें से जो सबसे बड़ी जो शाखा, ये भी इसी का एक रूप है। इनमें से जो सबसे बड़ी जो शाखा है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसकी जो उत्पत्ति है वो 1900 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1900 ईस्वी में हुई थी। मैंने पहले बताया था आपको कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके बारे में सबसे पहले जो चिंतन करने वाले वो मनोवैज्ञानिक थे, वो थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक क्यों थे ऐसा माना जाता है? इनका पूरा नाम जो रखा जाता है थॉर्नडाइक का, वो देखिए एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है आपने पढ़ा होगा मनोविज्ञान में अधिगम के संबंध में एक सिद्धांत देता है जिसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे आप कहते हो प्रयास अनुभूति का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उस सिद्धांत में देखिए वर्तमान में ये साबित हो रही है। इनका एक सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उनके सिद्धांत में, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के सिद्धांत में यह बात सत्य साबित हो रही है कि जब प्राणी के सामने उद्दीपक होगा तो ही प्राणी अनुक्रिया करेगा। अब प्राणी के सामने उद्दीपक नहीं है तो अनुक्रिया नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी प्राणी बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करने की कोशिश करता है। वो हम अगले सिद्धांत में पढ़ेंगे, व्यवहारवाद सिद्धांत थॉर्नडाइक। देखिए इससे आगे चल करके एक सिद्धांत आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। उस सिद्धांत में क्या होता है कि उद्दीपक नहीं होता है सर। जब उद्दीपक नहीं होता है तो भी प्राणी क्रियाएं करता है, और जब उद्दीपक नहीं होता है क्रियाएं करता है, और क्रिया करते करते जब उसे उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है, क्रियाएं करते करते उसे अगर उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है तो प्राणी उस क्रिया की शक्ति है, उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि कर देता है। और क्रिया की शक्ति में वृद्धि होना ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। ये हम आगे, ये व्यवहारवादी थे। व्यवहारवाद के बारे में हमने पढ़ा था कि 20वीं सदी, जो बीच में काट करके बता रहा हूँ, 20वीं सदी से वर्तमान तक का जो मनोविज्ञान है, वर्तमान तक का जो मनोविज्ञान है वो शाखा व्यवहार का विज्ञान, इसका विज्ञान है व्यवहार का। और व्यवहार के विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो वैसे व्यवहार का विज्ञान वैसे वाटसन माने जाते हैं। वाटसन का जो पूरा नाम है J.B. वाटसन। क्या है? J.B. यानी जॉन वाटसन। अब इसके साथ मुख्य रूप से व्यवहारवादी भी थे, मुख्य रूप से व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादियों की अगर हम बात करें तो व्यवहारवादियों में मुख्य रूप से आप देखिए वाटसन जो थे, वाटसन के बाद वुडवर्ड थे, वुडवर्ड के बाद पावलोव थे, पावलोव स्पिनर के थे,
वाटसन ने कहा था कि जो व्यवहार प्राणी के सामने जो वातावरण में जो क्रियाएं प्रदर्शित होती हैं वो ही क्या कहलाता है, व्यवहार कहलाता है। ये बात बीच में मैंने आप लोगों को वैसे समझाने के लिए बताया। अब हम बात कर रहे हैं एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की जो बातें हमारा बीच में जो टॉपिक रहा था उसका नाम मनोविज्ञान के जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन नहीं किया कि मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उन शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो शाखा सबसे पहले जिस बड़ी से बड़ी शाखा यानी ब्रॉड शाखा जिसके रूप में मनोविज्ञान की वर्तमान मनोविज्ञान में शामिल है। वर्तमान मनोविज्ञान में हमारे बात बोल करके लिखा था, मतलब क्लास लगी होती तो उसको सीधा बता देते ताकि आप लोग नोट कर लेते। अब यहाँ देख रहे हैं वर्तमान मनोविज्ञान में सामाजिक विज्ञान का सबसे बड़ा रूप है, सबसे बड़ा रूप है और वर्तमान में मनोविज्ञान की लगभग 30 इम्पोर्टेंट बात है, लगभग कितनी 30 शाखाएं कितनी शाखाएं प्रचलित है, 30 शाखाएं। उनमें से देखिए एक ये सबसे बड़ी शाखा, 2 ये, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 10 शाखाएं हैं ये शाखाएं ही मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। और भी बहुत सी ऐसी शाखाएं हैं जिनकी और भी बहुत सी ऐसी शाखाएं हैं, यानी कुल कितनी शाखाएं, लगभग कितनी शाखाएं 30 शाखाएं। 30 शाखाओं में मनोविज्ञान जो शाखा है उनका अध्ययन किया जाता है और उनकी शाखाओं में सबसे बड़ी जो शाखा है वो कौन सी है, शिक्षा मनोविज्ञान। और इसकी जो जनक माने जाते हैं वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक माने जाते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा जाता है, ये अमेरिका के निवासी, कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक साथियों अमेरिका के निवासी थे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने का जो उदय हुआ था शिक्षा मनोविज्ञान का 1900 ईस्वी में और 1920 ईस्वी में ये है। 1900 ईस्वी में यहाँ इसका उदय होता है, उदय होता है इसका शिक्षा मनोविज्ञान का 1900 ईस्वी में उदय होता है और यह उदय 1920 ईस्वी में संपूर्ण क्षेत्र में एक स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान को शामिल या दर्जा दिया जाता है। कब दिया जाता है, 1920 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है और उत्पत्ति के बारे में हम कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है वो थॉर्नडाइक है। कौन है, थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया था, अच्छी क्रिया इन्होंने कार्य किए थे। 1920 ईस्वी में संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान जो विषय है वो उभर करके सामने आता है। अब क्या होता है कि कोई भी कार्य जितने भी होते हैं, मैंने कहा कि कोई भी कार्य ऐसे नहीं होते साथियों, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर कार्य किसी न किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा रहता है। तो कोई भी कार्य किए जाते हैं, जैसे कोई खोज की जाती है, जैसे कोई और भी बहुत से ऐसे नए नए कार्य किए जाते हैं, वो कार्य ऐसे ही नहीं किए जाते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई सफलता का हाथ होता है, कोई ना कोई कार्य किसी न किसी रूप में किए जाते हैं। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में जो कार्य किए गए थे, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक ही क्यों बना, इसके बारे में देखिए एक घटना है साथियों, एक घटना है, यानी ये पीछे थॉर्नडाइक
और उसके पास दो विद्यार्थी, एक तो था एस यानी सर्विस क्लास का मतलब सर्विस क्लास का मतलब, एक था एफ यानी फार्मर, इसका मतलब ना इसका बेटा था किसान का। अब यहाँ इसके पास दो बच्चे थे, थोर्नडाइक से थोर्नडाइक, एक ही कौन है थोर्नडाइक, थोर्नडाइक के पास एक तो सर्विस क्लास का पुत्र था और एक फॉर्मल क्लास का पुत्र था, तो वो दो पुत्र थे। अब दोनों पे वो ध्यान दे रहा था, तो थोर्नडाइक ने सोचा कि जो ये सर्विस क्लास का जो पुत्र है, जिसके पापा घर में पढ़े लिखे होंगे, सर्विस में लगे हुए थे, तो हो सकता है कि वो बालकों के ऊपर अच्छा ध्यान दे रहे हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। एफ यानी फार्मर क्लास का जो पुत्र है, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके घर वाले पहले से ही अनपढ़ है, पढ़े हुए नहीं है, उसने ऐसा ही किया समझो। तो जब उसका रिजल्ट आया, अंतिम जो परिणाम आया निकल करके, तो एफ जो सर्विस क्लास का जो पुत्र था, उसके जो मार्क्स बने थे वो 50% बने थे। कितने बने थे? 50% बने थे सर्विस क्लास के। और जो एफ क्लास का जो फार्मर क्लास का जो पुत्र था, उसके कितने प्रतिशत बने थे? 55% बने थे। तो साथियों, ये भी घटना जो थी वो थोर्नडाइक को प्रभावित करती है। मैंने कहा कि कोई भी कार्य होते हैं, वो कार्य ऐसे नहीं होते, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई चीजें उससे जुड़ी रहती है। तो थोर्नडाइक ने क्या किया था, एक सर्विस क्लास का पुत्र, एक फार्मर क्लास का जो पुत्र था, उन दोनों पुत्रों पे समान ध्यान नहीं दिया, और समान ध्यान नहीं देने की वजह से जो रिजल्ट निकल करके आया, वो सर्विस क्लास के जो पुत्र थे उनका तो 50% था, और जो फार्मर क्लास के जो पुत्र थे उनका जो रिजल्ट था वो 55% था। तभी से थोर्नडाइक ने सोचा कि अगर इस जो फार्मर क्लास का जो पुत्र, जो किसान का जो बेटा है, उसके अगर ऊपर थोड़ा सा ध्यान और दिया जाता, तो कहीं ना कहीं ये मजबूत बना सकता था, 55 से 60% अंक लेकर के आ सकता था, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो उस थोर्नडाइक ने सोचा कि इससे पहले पता नहीं कितने बच्चों के साथ ऐसा कद हुआ होगा। उसी दिन से थोर्नडाइक ने वो तब तक अपने अटक प्रयासों के बाद मेहनत की, और मेहनत करने के पश्चात उसने ऐसा नहीं करने की ठानी, और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को ला करके खड़ा कर दिया। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब थोर्नडाइक आता है, तो थोर्नडाइक के ऊपर जो एमिल उपन्यास है, रूसो का जो उपन्यास है, उसका प्रभाव पड़ता है, और थोर्नडाइक के जो प्रयासों, जो उनके जो एमिल में लिखे हुए कुछ विचार है, उन विचारों को अपने जीवन में उतारता है। तो हम यहाँ कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, ये बाकी जितनी भी ये शाखाएं, जितने भी यानी व्यक्तित्व का जो स्वरूप है, यानी प्रेरणा का जो स्वरूप है, अधिगम का जो स्वरूप है, ये पर्सनैलिटी डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का स्वरूप है, बुद्धि का जो स्वरूप है, बुद्धि है, अभिप्रेरणा है, व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, और इसके बाद में मैं कहूँ कि सामयिक प्रक्रियाएं हैं, वो सारी की सारी जितनी भी हैं, वो शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में, शिक्षा मनोविज्ञान के पार्टों के रूप में डिवाइड होकर के आती है साथियों। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो चर्चाएं करते हैं, वो उसका रूप ये रहता है। इसके बाद में हम अगली जो शाखा के रूप में पढ़ते हैं, मुख्य रूप से हमें जो शाखाएं पढ़नी है वो शिक्षा मनोविज्ञान। लेकिन क्या होता है, अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, BA BEd या BEd जनरल BEd में तो क्वेश्चन आता ही है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहज संबंध स्थापित कीजिए, ये क्वेश्चन आता है। या शिक्षा मनोविज्ञान का एक तो शिक्षा मनोविज्ञान दे देगा, उसका इनमें से किसी एक विषय को दे देगा कि इन विषयों के साथ अपना संबंध स्थापित कीजिए। अब इन दूसरे विषयों के साथ जो संबंध स्थापित करने की बात आएगी, तो उसमें हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। देखिए, ये तो था शिक्षा मनोविज्ञान, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी, थोड़ा सा और भी अपनी एक्सरसाइज कर लिया इस विषय में। इसके बाद में आता है हमारे पास संगीत मनोविज्ञान। देखिए, संगीत मनोविज्ञान के बारे में हम बात करते हैं, तो साथियों संगीत मनोविज्ञान क्या है कि प्राणी, मैंने कहा कि मनोविज्ञान हर क्षेत्र विशेष में हर जगह है। हर प्राणी मनोविज्ञान की सहायता से, आप लोग सोच रहे होंगे कि हर जगह मनोविज्ञान कहाँ है, हमें तो आज तक दिखाई नहीं दिया।
साथियों हर जगह है मनोविज्ञान। उसे जरूरत है तो समझने की है कि मनोविज्ञान आप एक किसी दुकान के ऊपर जाते हो, उस दुकान के ऊपर अगर सामान खरीदते हो तो उस जो दुकानदार होता है उसकी साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं आपसे तीव्र होती है। तभी वो सबसे पहले आपको परखने का प्रयास करता है और आपको परखने के पश्चात आपको रुझान देता है। आपने कभी गौर किया होगा जितने भी ये बाबा लोग होते हैं, हाथ देखने वाले, गली मोहल्ले में आते हैं, ये बाबा लोग होते हैं, इनकी साइकोलॉजी बड़ी तीव्र होती है और तीव्र होने के कारण ही ये ऐसे ऐसे कार्य करके चले जाते हैं जिससे बाद में जब हमें ध्यान लगता है तो बाद में अगर उन चीज़ों के बारे में पता होता है तब हमें एक बहुत बड़ा पछतावा देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से मैंने कहा कि हर क्षेत्र विशेष में प्राणी आपसे कोई अगर बातें कर रहा है तो उसमें साइकोलॉजी की भूमिका है। हमें पता चलेगा कि किस तरीके से आगे वाला किस वे में बातें कर रहा है, किस रूप में, किस आगे वाला क्या चाहता है। क्योंकि आजकल मैंने कहा एक शब्द आता है आपकी साइकोलॉजी में, आत्म संपर्क। संपर्क यानी हमारे अंदर के जो विचार, आत्म यानी स्वयं, आत्म संपर्क स्वयं के विचार, हम हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर के जो विचार हैं वो किस रूप में प्रस्फुटित होते हैं, हमारे अंदर के जो विचार हैं वो किसी दूसरे के प्रति कैसे जगते हैं। यानी एक रास्ते में हम चल रहे हैं, चलते चलते रास्ते में कोई बाइक से गिरा हुआ, बाइक से गिर गया है तो हमारा आत्म संपर्क क्या कहता है, हमारा आत्म संपर्क संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, हमारे अंदर के जो भाव हैं वो उचित हो रहे हैं कि नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें अगर देखी जाए, उन रूपों में देखी जाए तो वो हमारे लिए आत्म संपर्क है। हम किसी को जाकर के पहली बार नमस्ते करते हैं और जब उन्हें नमस्ते करते हैं तो नमस्ते करने के बाद जब उनका जो रिस्पॉन्स आता है उसमें भी उनका आत्म संपर्क कहीं ना कहीं प्रतीत होता है। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जो आगे वाला जो आगे वाले के जो विचार हैं वो हमें क्या कहेंगे, क्या कहेगा या क्या कहेगी, यानी हमारे स्वयं के जो विचार है वो रखे जाते हैं। दूसरा आत्म संपर्क के बाद इसमें शामिल की जाती है अभिव्यक्तियाँ, कि प्राणी के कुछ दृष्टिकोण होते हैं, प्राणी का कुछ नज़रिया होता है कुछ चीज़ों को देखने का, प्राणी के कुछ दृष्टिकोण, कुछ नज़रिया होता है किसी चीज़ों को समझने का। तो प्राणी उन चीज़ों के बारे में अपना नज़रिया दृष्टिकोण रखता है, उसी को आधार मान करके प्राणी उस वातावरण में प्रवेश करता है। उस वातावरण में प्रवेश करके जो उसका नज़रिया है, जो उसका दृष्टिकोण है, उसी के आधार पे अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो यानी कहने का तात्पर्य मनोविज्ञान हर क्षेत्र विशेष में हर प्राणी के अंदर समाहित है। हर प्राणी उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को मनोविज्ञान के साथ जुड़ने के बाद ही हर एक कार्य संपन्न होते हैं। प्राणी बोलता है तो मनोविज्ञान है, प्राणी पानी पीने का जो है वो भी मनोविज्ञान है, प्राणी का कपड़े पहनने का जो है वो भी मनोविज्ञान में शामिल होता है। जैसा कि हम पर्सनैलिटी में पढ़ते हैं, व्यक्तित्व में पढ़ते हैं, व्यक्तित्व में पढ़ते हैं कि प्राणी का जो व्यक्तित्व वो आंतरिक और बाह्य दो रूपों में रखा जाता है। आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। आंतरिक वो रूप में हमारे अंदर के भाव, विचार, प्रतिमाएं क्या हैं, हमारा दूसरों के प्रति नजरिया क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, वो तो हमारे आंतरिक स्वरूप में होंगे। बाह्य स्वरूप में है कि हम अच्छे नहाए धोए हुए हैं, अच्छे कपड़े हम लोगों ने पहन रखे हैं, अच्छे हमारे विचार हैं, वो हमारा बाह्य दृष्टिकोण है। आप किसी के मासूम चेहरे को देख करके उसके अंदर के भाव, उसके अंदर के संपर्कों, उसके अंदर के विचारों का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि अंदर के जो विचार हैं, अंदर के जो संपर्क हैं, उसके अंदर जो बिंब स्थापित हो रहे हैं, उसके अंदर जो विचार बन रहे हैं, के लिए आपको उनसे जुड़ना ही होगा। जब आप उनसे जुड़ोगे तब जाकर के उसके अंदर जब जाओगे तब जाकर के उसकी जो प्रक्रियाएं उनको समझना हो, वो ही मनोविज्ञान है। कहने का मतलब क्या है, आपको बताइए कि जो मनोविज्ञान है उसका जो स्तर है हर क्षेत्र विशेष से जुड़ा रहता है। किसी न किसी क्रिया, कोई ना कोई कड़ी से उसका संबंध जुड़ा रहता है, हर विषय के साथ उसका संबंध जुड़ा रहता है। हर विषय को पढ़ने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी कदम कदम पर मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। तो मनोविज्ञान की जो ब्रॉड शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। बाल विकास को रोकने के
बाल विकास को अपने बीच में यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे आए थे हम। बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में उससे पहले की क्लासों में अध्ययन कर रहे थे, जबकि बाल विकास की अवस्थाओं से पहले मनोविज्ञान की शाखाएँ हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में मनोविज्ञान की शाखाएँ तो अन्य जो शाखाएँ हैं उनका अध्ययन करेंगे साथियों अगली क्लास में। धन्यवाद। Thank you.